नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या करें, केबीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो साथियों इसके पहले हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र आए हुए थे हम लोगों ने एक एक करके सारा देख लिया है। इसके बाद साथियों इसके पहले हम लोग क्या किए, 14 प्रैक्टिस सेट जो थे हमारे शिक्षण से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उतने प्रश्न साथियों हम लोगों ने हमने करवा दिया साथियों। इसके बाद हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, आज कैसे कैसे आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि एग्जाम आपको क्या है नजदीक आ गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं साथियों हमारा थॉट आज का क्या, हम उसको पढ़ लेते हैं। एक बार लिखा है, जिंदगी में जो चाहो वो मिलेगा, जिंदगी में जो चाहो वो मिलेगा, बस किस्मत से ज्यादा क्या करना साथियों, खुद पर भरोसा रखना है। किस्मत से ज्यादा क्या करना साथियों, खुद पर भरोसा रखना है। चलिए शुरुआत करते, देखते हैं आज का हमारा प्रश्न जो आया हुआ, हम उसको देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न हम एक एक करके करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पूछा है शैशव काल की अवधि कितनी होती है। क्या पूछा साथियों, शैशव काल की अवधि होती है। शैशव काल की अवधि क्या होती है, कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है जन्म से 1 वर्ष तक, बी दिया है जन्म से 2 वर्ष तक, सी दिया है जन्म से 3 वर्ष तक और डी दिया है 2 से 3 वर्ष तक। तो बात किसकी करता है, शैशव काल की बात करता है साथियों। तो शैशव काल की अगर अवधि कितनी होती है, क्या जन्म से 1 वर्ष होती है, क्या जन्म से 2 वर्ष होती है, कि जन्म से 3 वर्ष होती है, कि 2 से 3 वर्ष होती है। तो साथियों जो शैशव काल की अवधि होती है कितनी होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। हमारा जो बी वाला ऑप्शन दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। मतलब कहता साथियों, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के बीच है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था के बीच है। देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी दिया है का संवेदी गतिक अवस्था। तो साथियों 2 से 7 की वर्ष की बात करता है तो जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। पहला कितना होता है साथियों, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गतिक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक चलता है, तो 0 से 2 वर्ष तक ये चलता है। कितने से कितने वर्ष तक चलता है, 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आता है क्या हमारा साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने से कितने वर्ष चलता है, 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चलता है 7 से 11 वर्ष तक। फिर लास्ट हमारा कौन से आते हैं, औपचारिक अवस्था। ये कितने से कितने वर्ष चलती है, 11 से 15 वर्ष तक या उसके ऊपर तक ये चलती है। तो हमारा पूछा है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा, सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, विकास से की ओर बढ़ता है, मतलब विकास किस ओर बढ़ता है, मतलब कैसे चलता है, विकास का क्रम किस प्रकार से चलता है हम उसको देखेंगे। ऑप्शन पहला दिया है, क्या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, क्या जटिल से कठिन की ओर चलता है, क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, कि साधारण से आसान की ओर चलता है। तो विकास कैसे चलता है साथियों, विकास कैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि जटिल से कठिन की, सरल से कठिन की ओर विकास चलता है। बाकी क्या मतलब विकास विशिष्ट सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है और आसान साधारण ये बातें नहीं साथियों। हमारा पहला ऑप्शन जो दिया है, विकास क्या होता है, विकास का क्रम कैसे चलता है, तो सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की तरफ क्या होता है, विकास का क्रम चलता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, कि विकास की क्रिया, विकास क्रम कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है साथियों, दिया है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को क्रम के दर्शाते हैं, सुगम बनाते हैं। देखते इसे क्या कहा है, क्या समीपस्थ विकास कहा जाता है, क्या सहयोग देना कहा जाता है, सहभागी अधिगम कहा जाता है, सहयोगात्मक अधिगम। तो साथियों इसमें समीपस्थ विकास होगा नहीं, समीपस्थ विकास की बातें नहीं कर रहा है। सहभागी अधिगम में दो बच्चे क्या होते हैं, एक साथ सीखते हैं कोई भी चीज। सहयोगात्मक अधिगम की बात नहीं करता, बल्कि हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पे, वो सहयोग दे रहा है, सहयोग देने की बात करता है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पूछता है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अर्थात अवधारणा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया अनुकूलन, बी दिया है आत्मसातीकरण,
सी दिया है समायोजन, डी दिया है अहम केंद्रित। तो नवीन जानकारी मतलब नए ज्ञान में क्या करना है, शामिल करने के लिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान में जो बदलाव किया था, बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या अनुकूलन कहलाती है, क्या आत्मसातीकरण, क्या समायोजन, क्या हम केंद्रित। तो साथियों क्या कहलाते हैं, हमारा समायोजन कहलाती है। ऑप्शन सी जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश 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 के बजाय फिर डैश डैश से अधिक होता है, मतलब इसके अंतर्गत क्या भरा जाएगा। पूछा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय होती है, क्या अधिक होता है, अहम केंद्रित समाजीकृत, बी है सामाजिकृत अहम केंद्रित, सी है जीववादी और समाजीकृत, और डी है क्या परिपक्व और अपरिपक्व। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होनी चाहिए, क्या परिपक्व अपरिपक्व, बिल्कुल नहीं साथियों, जीववाद की बात ही नहीं कर रहा है, ना अहम केंद्रित, बल्कि क्या होता है बच्चे मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय क्या होनी चाहिए, अहम केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होना चाहिए। हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, ऑप्शन ए दिया है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी दिया है बच्चों का एक कोने में बैठना, सी दिया है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और डी दिया है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा, तो यहाँ पर जो वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल होती है तो ऐसे कट गया, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ये भी कट गया, बच्चों का एक कोने में बैठा रहना ये सब चीजें नहीं होती, बल्कि क्या होता है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चे क्या करेंगे इसमें, अगर कोई भी चीज खुद के द्वारा स्वयं के द्वारा अगर करके सीखेंगे तो आसानी से उस चीज को सीख लेंगे और सीखने में उनकी रुचि भी उसमें शामिल होगी। तो हमारा ऑप्शन जो पहला दिया है कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये क्या होगा ऑप्शन पहला ही हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि स्तरीय थी, कौन सी बुद्धि स्तरीय थी, बुद्धि की उच्च स्तरीय थी। आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते साथियों देखते हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा, मतलब कोई भी चीज शिक्षक क्या कर रहा है प्रयोग के माध्यम से, मतलब क्या कर रहा है बता रहा है कि ऐसे कर इस चीज को क्या करता है मधुर संगीत देखता है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी मतलब बुद्धि उच्च स्तरीय थी, क्या स्थानिक थी, क्या शारीरिक गतिबोधक थी, क्या संगीतमय थी कि भाषाई थी। तो ऐसे बच्चों में वो क्या कर रहा है कि कीबोर्ड के माध्यम से क्या कर रहा है संगीत को बजा रहा है, उसको बता रहा है, उसमें क्या होगी संगीतमय बुद्धि शामिल होगी, जो किसके द्वारा दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है उसमें उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताती है और मुख्य 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। उन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था 1983 में दिया था, जिसमें एक सिद्धांत में उसका कौन सा शामिल है संगीतमय बुद्धि भी शामिल है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या दर्शा रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है। मतलब क्वेश्चन को एक बार देखते फिर से देखते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से क्या कर रहा है कि लड़के गणित में लड़कियों से तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि क्या अध्यापक क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन ए दिया है नीतिपरक, बी दिया है लिंग या जेंडर पक्षपाती, सी दिया है शिक्षाप्रद, डी दिया है सही दृष्टिकोण वाला। तो सही दृष्टिकोण वाला शिक्षाप्रद नीतिपरक की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है लिंग पक्षपात जेंडर पक्षपात जो हमारा उसको दर्शा रहा है, क्योंकि शिक्षक क्या कह रहा है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के क्या होते हैं गणित में अच्छे होते हैं, तीव्र होते हैं। तो ये सब बातें किसको दिखाती है, तो हमारा जो जेंडर पक्षपात होता है इस चीज को दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 को के अनुरूप बदलना चाहिए, मतलब किसके अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा किसके मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है क्या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप, हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बनना चाहिए, कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, कि परिवेश को परिवार के अनुरूप, कि बच्चे को परिवेश के अनुरूप। तो ऑप्शन क्या साथियों देखते हैं, उसमें समावेशी शिक्षा मानती है हमें क्या करना चाहिए, बच्चे व्यवस्था नहीं साथियों, परिवेश परिवार भी नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए समावेशी शिक्षा हमारी यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका, मतलब बच्चों में ज्ञान की रचना करने, ज्ञान का निर्माण करने और अर्थ का निर्माण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, देखते हैं। क्या तालमेल बैठाने वाले की भूमिका होती है, क्या संप्रेषक और व्याख्याता की भूमिका होती है, क्या सुगमकर्ता की होती है, कि निर्देशक की होती है। तो ऐसे में एक शिक्षक की कैसी होती साथियों, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुगमकर्ता के रूप में होती है, परामर्शदाता के रूप में होती है। परामर्शदाता सुगमकर्ता के रूप में होती है साथियों। हमारा जो सी वाला ऑप्शन दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ऑप्शन पहला दिया है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं उनके अंदर शामिल होती हैं। बी है उच्च आत्म क्षमताएं होती हैं। सी है निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया होती है। डी है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना शामिल होता है। उच्च आत्म क्षमता होती है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं एक प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत शामिल होती हैं। और पूछा नहीं तो हमारा सी वाला ऑप्शन दिया है, इनमें निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि क्या होती है, उच्च औसती मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नहीं पूछा तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। मतलब नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन ए दिया है अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। सी दिया हमारा व्यक्तिगत मूल्य। और डी दिया क्या पारिवारिक अपेक्षाएं। तो पारिवारिक अपेक्षाएं नहीं होती साथियों, व्यक्तिगत आवश्यकताएं इच्छाएं, बल्कि उसके अंतर्गत क्या होता है अंतर्निहित संभावित दंड क्या प्रवृत्ति होती है। हमारा ए वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा सही होगा, जिसमें उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इसमें अंतर्निहित संभावित दंड जो तो शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षार्थियों अर्थात अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, मतलब कहता है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ये दिया है विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। सी है कलन विधि एल्गोरिथम जिसको कहते हैं का अधिकतर प्रयोग करना। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो याद करना, कलन विधि का प्रयोग, निगमनात्मक पद्धति का समस्याओं समाधान, ये सब चीजें नहीं होती है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ बात करें तो क्या होता है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है अपनी रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या होती है साथियों, ऑप्शन पहला ही हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियां उनके अनुसार उनके क्या करना है उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन पहला जो दिया वही क्या होगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी है सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव के अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं। डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही है साथियों कि विकास क्या होते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हुए एक क्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो ये भी बात है आपकी सही है, लेकिन डी हमारा दिया सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते। विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं पूछा है तो हमारा क्या होगा डी वाला ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा सही होगा, क्योंकि यहां दे दिया एक समान गति से, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए दिया है आकलन सत्र की समाप्ति की ओर करना चाहिए। बी दिया है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। और डी है
आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होंगी साथियों, गलत होंगी। किसी के द्वारा कराना चाहिए, आकलन एक शैक्षणिक 2 बार करनी चाहिए, या फिर आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ये सभी क्या है, नकारात्मक शब्द हैं। बल्कि हमारा ऑप्शन अगर पूछे कौन सा सही तरीका, तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित एक प्रक्रिया होती है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित एक प्रक्रिया होती है जो उसके साथ साथ क्या होती है, चलती है। तो ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। मतलब पूछा है कौन सा चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है क्या, अपसारी चिंतन, बी दिया है साथियों अभिसारी चिंतन, सी दिया है सांवेगिक चिंतन, और डी दिया है क्या, अहमवादी चिंतन। तो कौन से सृजनात्मक बच्चों में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो अहमवादी, सांवेगिक, अभिसारी नहीं बल्कि उनके अंतर्गत अपसारी चिंतन पाया जाता है। हमारा जो पहला ही ऑप्शन दिया वही क्या होगा, सही होगा। उनके अंतर्गत कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो अपसारी चिंतन सृजनशील बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में पाया जाता है। हमारा ए वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से क्या होते हैं साथियों, वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। पहला दिया, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा दिया है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए, उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। सी दिया है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाते हैं। और डी दिया है साथियों, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित। ये सब चीजें क्या होती है, नकारात्मक होती हैं। उन्होंने क्या माना है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से क्या होता है, बच्चा अपने समाज में अपने समवयस्कों के साथ क्या करता है, अंतरक्रिया करके कोई भी चीज सीखता है। हमारा जो पहला ऑप्शन दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे क्या होते हैं। बच्चे के बारे में पूछा है, बच्चे क्या होते हैं। पहला दिया है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा दिया है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, जो जो वो बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तीसरा दिया है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। चौथा है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत। तो बच्चे क्या होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, खाली जिसमें बड़े के द्वारा ज्ञान, ये सब चीजें नहीं होती है। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों त्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन गुणात्मक वृद्धि, ये भी नहीं होता है। बल्कि क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होता है साथियों, सत्य होता है। ऑप्शन ए है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। सी है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। और डी है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। तो ये सब चीजें गलत होंगी साथियों। बल्कि त्रुटियों के बारे में अगर कहें तो ये क्या होती हैं, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती है, महत्वपूर्ण अंग होती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। क्या, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। बी है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वो अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। सी है, उन्हें उन शिक्षार्थियों का पता लगा जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और उन्हें संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। और डी ऑप्शन दिया है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो कड़े नियम बनाए, दंड की बात नहीं होती है, तिरस्कार नहीं करना है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, बड़े घर की होती है, ये सब चीजें नहीं होती हैं।
हमारा ऑप्शन जो डी दिया है वही सही होगा। अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। यह उनके में विभिन्नता के कारण क्या है? सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विविधता के कारण क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए दिया, क्या मूल्य हो सकते हैं, क्या अभिक्षमता हो सकते हैं, कि उनकी अधिगम शैलियां होती हैं, कि परावर्तकता स्तर होता है। तो सुरेश क्या सोचता है साथियों, वो अकेले पढ़ना चाहता है। मदन क्या करता है, अपने सहपाठियों के साथ पढ़ना चाहता है। तो उनके अंतर्गत क्या होती है? क्या उनके अंतर्गत मूल्य निर्धारित होते? बिल्कुल नहीं। क्या उनकी अभिक्षमता इसमें शामिल होती? बिल्कुल नहीं। परावर्तक स्तर की बात नहीं, बल्कि उनकी अधिगम शैलियां क्या है साथियों, सीखने के लिए अधिगम शैलियां भिन्न भिन्न होती है। इसलिए क्या होता है कि सुरेश अलग पढ़ना चाहता है और मदन क्या होता है, मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या होता है? बात किसके परिप्रेक्ष्य में करता है? भारत में भाषिक विभिन्नता पाई जाती है साथियों। इस संदर्भ विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर के बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में उपयुक्त कथन क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सी है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा नहीं करनी साथियों। विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिया जाए, ये भी बातें गलत है। दंड नहीं करना, बल्कि सी ऑप्शन हमारा सबसे सटीक होगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए दिया है, हमारे आसपास का वातावरण। बी दिया है, जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सी दिया है, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। डी दिया है, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति की बात करता है, तो प्रकृति से क्या अभिप्राय है? क्या हमारे आसपास का जो वातावरण होता है ये? तो बिल्कुल नहीं साथियों। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति भौतिक सामाजिक, बल्कि उनके अंदर जो जैविक विशेषताएं होती हैं और या वंशानुक्रम जो सूचनाएं होती है, ये क्या होती है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से संबंधित होती है। हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में सबसे उपयुक्त कथन पूछा है साथियों। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो ऑप्शन पहला दिया है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। डी है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो जनसंचार माध्यम में सामाजिकरण की बात करता है, एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो बच्चे समाज संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया नहीं कर सकते, बात गलत है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के अच्छा माध्यम ये भी नहीं होगा। केवल माता पिता की बात नहीं होगी साथियों। सी ऑप्शन हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा कि जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ती जा रही है और जनसंचार माध्यम अवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो क्या दिया है, बच्चे संचार माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा साथियों, जनसंचार के प्रथम सामाजिक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। दिया कारण से कि संचार दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन होगा? संचार माध्यम पदार्थों विज्ञान अच्छा माध्यम है। सी हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा। जनसंचार माध्यम पहुंच बढ़ती जा रही, जनसंचार माध्यम अवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए
कथनों में से कौन सा इस प्रश्नों के विषय में सही नहीं है, पूछा है। कौन सा इस प्रश्नों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ही दिया है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। बी है, बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं। सी है, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। डी है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो बच्चे सीखते हैं स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, भी सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं, लेकिन बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बातें क्या होती साथियों नहीं मानी जाएगी। बच्चा क्या करता है, अपनी कक्षा, अपने समाज, अपने वातावरण से विभिन्न प्रकार से क्या होता है, सीखता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ही दिया है, प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी है, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। डी है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ये नहीं होगा साथियों। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थी को अगर अभिप्रेरित करना है तो क्या प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा की बात करता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या कहा है कि प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग, बिल्कुल नहीं। सबसे सटीक उत्तर हमारा सी होगा साथियों, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में क्या होना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। सी ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए दिया है परिवार, बी है कंप्यूटर, सी आनुवंशिकता, डी राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल, आनुवंशिकता, कंप्यूटर ये सब नहीं होते। परिवार ये हमारा क्या होता है, बच्चे का पहला स्कूल होता है और घर होता है साथियों। तो हमारा जो दिया है ऑप्शन ए जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ऑप्शन पहला दिया है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहयोग या सहायता भी करते हैं। डी है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ये सब चीजें नहीं होती है। अगर बच्चों को हम समूह कार्य देंगे तो बच्चा क्या करेगा, एक दूसरे की सहायता करेगा, एक दूसरे की सहायता करके सहयोग के माध्यम से क्या होगा, कोई भी चीज आसानी से सीख लेगा साथियों। तो ये इस क्रम में हमारा सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, सी वाला जो दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। देखते अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब बच्चा क्या कर रहा है साथियों, यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। ऑप्शन ये दिया है, पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया, बी दिया है लेखन अभिक्षमता डिस्ग्राफिया, सी है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया और डी है गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। तो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने और समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है साथियों। तो डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, डिसलेक्सिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पठन अक्षमता के नाम से जानते हैं, डिसलेक्सिया को। ठीक है, हमारे 30 प्रश्न साथियों क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो हमारा ऑप्शन पहला जो दिया है इसमें वही क्या होगा, सही होगा। देख तब तो हमारे चैनल को साथियों आप लोग क्या करें, सर्वप्रथम क्या करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो साथियों इसको सब्सक्राइब कर लें आप लोग। फिर अगर हमारे वीडियो को एकदम सबसे बड़ी चीज उसमें सूचना जो दे रहे हैं साथियों, हमारे वीडियो को जमकर आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए साथियों। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।